अपने जन्मदिन के अवसर पर हम सब के लिए बढ़िया लंच तैयार किया। छक कर भोजन करने के बाद सब आराम करने के लिए जब उठने को हुए तो निशा अचानक भाषण देने वाले अंदाज में उठकर खड़ी हो गई। मैं आप सब से आज कुछ मांगना चाहती हूँ। कुछ घबराते कुछ शर्माते अंदाज में उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। हम सब हैरान होकर उसे देखने लगे। उसका यह व्यवहार उसके शांत शर्मीले व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा था। वह करीब 3 महीने पहले मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। सब बड़ी उत्सुकता से उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। आप सब लोग मुझसे बड़े हैं और मैं किसी की डांट का, समझाने का, रोक टोक का जरा सा भी बुरा नहीं मानती हूँ। मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? निशा इस अंदाज में बोल रही थी मानो अब रो देगी। बहू, तू तो बहुत सुघड़ है, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं। जो तेरे मन में है तू खुलकर कह दे। माँ ने उसकी तारीफ कर उसका हौसला बढ़ाया। पापा ने भी उनका समर्थन किया। बहू, तुम्हारी इच्छा पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या चाहती हो तुम? निशा हिचकिचाती सी आगे बोली। मेरे कारण जब कभी घर का माहौल खराब होता है तो मैं खुद को शर्म से जमीन में गड़ता महसूस करती हूँ। प्लीज प्लीज आप सब मुझे लेकर आपस में झगड़ा बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने जन्मदिन पर मैं बस यही उपहार मांग रही हूँ। मेरी यह बात आप सबको माननी ही पड़ेगी, प्लीज। माँ ने उसे रुआंसा होते देखा तो प्यार भरी डांट लगाने लगी। इस घर में तो सबका गला बहुत ज्यादा जोर से ही फटता है। बहू, तुझे ही आदत डालनी होगी शोर शराबे में रहने की। वाह! अपनी आदत के अनुसार पापा माँ से उलझने को फौरन तैयार हो गए। कितनी आसानी से सारी जिम्मेदारी इस औरत ने बहू पर ही डाल दी है। अरे सुबह से रात तक चीखते चिल्लाते तेरा गला नहीं थकता? अब बहू के कहने से ही बदल जा। मैं ही बस चीखती चिल्लाती हूँ और बाकी सबके मुंह से तो जैसे शहद टपकता है। कोई ऐसी बात होती है इस घर में जिसमें तुम अपनी टांग ना अड़ाते हो? हर छोटी से छोटी बात पर कलेश करने को मैं नहीं तुम तैयार रहते हो। माँ ने फौरन आक्रामक रुख अपना लिया। तेरी जबान बंद करने का बस यही इलाज है कि 2-4 करारे तमाचे। गुस्से से भरकर मैंने कहा, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा देते हैं आप दोनों। इस घर की सुख शांति भंग करने के लिए आप दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मनोज भैया, आप भी चुप नहीं रह सकते हो। शिखा भी झगड़े में कूद पड़ी। इन दोनों को समझाना बेकार है। आप भाभी को ही समझाओ कि इनकी कड़वी बातों को नजरअंदाज करें। हम दोनों के बोलते ही मम्मी और पापा अपना झगड़ा भूल गए। उनका गुस्सा हम पर निकलने लगा। मैं तो 2-4 जली कटी बातें सुनकर चुप हो गया, पर शिखा उनसे उलझी रही और झगड़ा बढ़ता गया। हमारे घर में अक्सर ऐसा ही होता है। आपस में उलझने को हम सभी तैयार रहते हैं। चीखना चिल्लाना सबकी आदत है। मूल मुद्दे को भुलाकर लड़ने झगड़ने में सब लग जाते हैं। अचानक निशा की आंखों से बहकर मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। सबको अपनी तरफ देखते पाकर वह हाथों से मुंह छिपाकर रो पड़ी। माँ और शिखा उसे चुप कराने लगीं। करीब 5 मिनट रोने के बाद निशा ने सिसकियों के बीच अपने दिल का दर्द हमें बताया। जैसे आज झगड़ा शुरू हुआ, ऐसे ही हमेशा शुरू हो जाता है। मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। क्या आप सब मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मेरी खुशी के लिए मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा वचन नहीं दे सकते? हम सभी ने फटाफट उसे वचन दे दिया कि उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास दिल से करेंगे। उसका आंसू बहाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। निशा ने आखिरकार अपनी मांग हमें बता दी। घर का हर काम करके मुझे खुशी मिलती है,
मेरा कोई हाथ बटाए वो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन कोई किसी दूसरे को मेरा हाथ बटाने को कहे, सारा काम उसे करने को आदेश दे, यह बात मेरे दिल को दुखाती है। मैं सबसे यह वचन लेना चाहती हूँ कि कोई किसी दूसरे को मेरा हाथ बटाने को नहीं कहेगा। यह बात खामखा झगड़े का कारण बन जाती है। जिसे मेरी हेल्प करनी हो खुद करे, किसी और को भला बुरा कहना आप सबको बंद करना होगा। आप सबको मेरी सौगंध, जो आगे कोई किसी से कभी मेरे कारण उलझे। निशा को खुश करने के लिए हम सभी ने फौरन उसे ऐसा वचन दे डाला। वह खुशी खुशी रसोई संभालने चली गई। उस वक्त किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि निशा को दिया गया वचन आगे क्या गुल खिलाने वाला था। कुछ देर बाद पापा ने रसोई के सामने से गुजरते हुए देखा कि निशा अकेली ढेर सारे बर्तन मांजने में लगी हुई थी। शिखा! वह जोर से चिल्लाए, रसोई में आकर बहू के साथ बर्तन क्यों नहीं? पापा, अभी अभी मुझे दिया वचन क्यों भूल रहे हैं आप? निशा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पापा प्लीज, आप दीदी से कुछ मत कहिए। कुछ पलों की बेचैनी व नाराजगी भरी खामोशी के बाद उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, पर तुम्हारे काम में हाथ बटाना तो मेरे हाथ में है। मैं मंजवाता हूं तेरे साथ बर्तन। अपने कुर्ते की बाजुएं ऊपर चढ़ाते हुए वे निशा के बगल में जा खड़े हुए। वे अभी एक तश्तरी पर ही साबुन लगा पाए थे कि मां भागती रसोई में आ पहुंची। छी, यह क्या कर रहे हो? उन्होंने पापा के हाथों से तश्तरी छीनने की असफल कोशिश की। मां ने चिढ़ और गुस्से का शिकार हो शिखा को ऊंची आवाज में पुकारा तो निशा ने दबी घबराई आवाज में उनके सामने भी हाथ जोड़कर वचन की याद दिला दी। क्या मुसीबत है? उन्होंने अचानक पूरी ताकत लगाकर पापा के हाथ से तश्तरी छीन ही ली और उनका हाथ पकड़कर खींचती हुई रसोई से बाहर ले आईं। आपको यह काम शोभा देगा क्या? जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं करवा रही हूँ बहू के साथ काम। माँ मुड़ी और किलसती सी निशा के पास पहुंचकर बर्तन साफ कराने लगी। गुसल खाने से बाहर आते हुए मैंने साफ साफ देखा पापा शरारती अंदाज में मुस्कुराकर निशा की तरफ आंख मारते हुए जैसे कह रहे हों कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर वे अपने कमरे की तरफ चले गए। मेरे देखते ही देखते शिखा भी रसोई में आ गई। इतने से बर्तनों को 3-3 लोग मांजें, यह भी कोई बात हुई? मुझे सुबह से पढ़ने का मौका नहीं मिला है। माँ, जब भाभी हैं यहाँ तो तुमने मुझे क्यों चिल्लाकर बुलाया? शिखा गुस्से से बड़बड़ाने लगी। मैंने इसलिए तुझे बुलाया क्योंकि तेरे पापा के सिर पर आज बर्तन मजवाने का भूत चढ़ा था। क्या कह रही हो? शिखा ने चौंकते हुए पूछा। मैं सही कह रही हूँ। अब सारी रसोई संभलवा कर ही पढ़ने जाना, नहीं तो वे फिर यहाँ घुस आएंगे, कहकर माँ रसोई से बाहर आ गईं। उस दिन से निशा के वचन व पापा की अजीबोगरीब हरकत के कारण शिखा मजबूरन पहली बार निशा का लगातार काम में हाथ बटाती रही। इसमें कोई शक नहीं कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही निशा ने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। हर काम को भाग भाग कर करना उसका स्वभाव था। इस कारण शिखा और मम्मी ने धीरे धीरे हर काम से हाथ खींचना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर मैं कभी कभी शोर मचाता तो माँ और शिखा ढके छिपे अंदाज में मुझे जोरू का गुलाम ठहरा देती। झगड़े में इन दोनों से जीतना संभव नहीं था क्योंकि दोनों की जबानें तेज और पैनी हैं। पापा डपटकर शिखा या माँ को अक्सर काम में लगा देते थे, पर इसका फल निशा के लिए ठीक नहीं रहता। उसे अपनी सास व ननद की ढेर सारी कड़वी तीखी बातें सुनने को मिलती। अगले दिन सुबह पापा ने झाड़ू उठाकर सुबह 7 बजे से घर साफ करना शुरू किया तो फिर घर में भगदड़ मच गई। बहू, तुम नाश्ता बनाती रहो, मैं 15-20 मिनट में सारे घर की सफाई कर दूंगा, कहकर पापा फिर से ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने लगे। ऐसी क्या आफत आ रही है पापा?
शिखा ने अपने कमरे से बाहर आकर क्रोधित लहजे में कहा, झाड़ू कुछ देर बाद भी लग सकती है, घर की सारी सफाई सुबह ही होनी चाहिए। पापा ने कहा, लाइए मुझे दीजिए झाड़ू। शिखा ने बड़े जोर के झटके से उनके हाथ से झाड़ू खींची और हिंसक अंदाज में काम करते हुए सारे घर की सफाई कर दी। वह फिर अपने कमरे में बंद हो गई और घंटे भर बाद कॉलेज जाने के लिए ही बाहर निकली। उस दिन जबरदस्त नाराजगी दर्शाते हुए वह बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चली गई। माँ ने इस कारण पापा से झगड़ा करना चाहा तो उन्होंने शांत लहजे में बस इतना ही कहा, पहले मैं शोर मचाता था और अब चुपचाप बहू के काम में हाथ बटाता हूँ, क्योंकि हम सब ने उसे ऐसा करने का वचन दिया है। शिखा को मेरे हाथ से झाड़ू छीनने की कोई जरूरत नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद भी लोग कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं। तुम भी घर में पड़े रहकर घर गृहस्थी के कामों में टांग अड़ाना छोड़ो और कहीं नौकरी ढूंढ लो। माँ ने बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें नसीहत दी तो पापा ठहाका लगाकर हंस पड़े। उस शाम मुझे ऑफिस से घर लौटने में काफी देर हो गई। पुराने यार दोस्तों के साथ घंटों गपशप करने की मेरी आदत छूटी नहीं थी। निशा ने कभी अपने मुंह से शिकायत नहीं की, पर यूं लेट आने के कारण मैं अक्सर माँ और पिताजी से डांट खाता रहता हूँ। बहू के साथ कहीं घूमने जाए कर उसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाना चाहिए तुझे। यार दोस्तों के साथ शादी के बाद ज्यादा समय बर्बाद करना छोड़ दे। बार बार मुझे समझाया जाता, पर मैं अपनी आदत से मजबूर था। मैं उस दिन करीब 9 बजे घर में घुसा तो माँ ने बताया, तेरी बहू और पिताजी घूमने गए हुए हैं। कहाँ? मैंने माथे पर बल डालकर पूछा। फिल्म देखने गए हैं और खाना भी बाहर खाकर आएंगे। शिखा ने मुझे भड़काया। हमने तो कभी सुना नहीं कि नई दुल्हन पति के बजाय ससुर के साथ फिल्म देखने जाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से भरा अपने कमरे में आ घुसा। मैंने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। वे दोनों 10 बजे के बाद घर लौटे। पिताजी ने आवाज देकर मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। खाना क्यों नहीं खाया है अभी तक तुमने? पापा ने सवाल किया। भूख नहीं है मुझे, मैंने उखड़े लहजे में जवाब दिया। मैं बहू को घुमाने ले गया, इस बात से नाराज है क्या? इसे छोड़ गए, यह नाराजगी पैदा करने वाली बात नहीं है क्या? माँ ने वार्तालाप में दखल दिया। इसे पहले से सारा प्रोग्राम बता देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? देखो भाई, बहू के मामले में मैंने किसी को भी कुछ बताना समझाना बंद कर दिया है। जहां मुझे लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, मैं खुद कदम उठाने लगा हूं उसकी सहायता के लिए। अब मेरे काम किसी को अच्छे लगे या बुरे, मुझे परवाह नहीं। पापा ने बड़ी लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं क्या? मेरी नाराजगी अपनी जगह कायम रही। बहू से भी कुछ मत कहना। मेरी जिद के कारण ही वह मेरे साथ गई थी। आगे भी अगर तुमने यार दोस्तों के चक्कर में फंसकर बहू की उपेक्षा करनी जारी रखी तो हम फिर घूमने जाएंगे। हाउसफुल होने के कारण आज फिल्म नहीं देखी है हम दोनों ने। कल की 2 टिकट लाए हैं। तुझे बहू के साथ जाने की फुर्सत न हो तो मुझे बता देना, मैं ले जाऊंगा उसे अपने साथ। अपनी बात कहकर पापा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। निशा को तंग करने के लिए मैं उस रात खाना बिल्कुल न खाता, पर ऐसा कर नहीं सका। उसने मुझे बताया कि वह और पापा सीधा चाचा जी के घर गए थे। दोनों बाहर से कुछ भी खाकर नहीं आए थे। इन तथ्यों को जानकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और हम दोनों ने साथ साथ खाना खाया। अगले दिन निशा और मैंने साथ साथ फिल्म देखी और खाना भी बाहर खाकर लौटे। यूं घूमना उसे बड़ा भा रहा था और वह खूब खुलकर मेरे साथ हंस बोल रही थी। उसकी खुशी ने मुझे गहरा संतोष प्रदान किया था। पापा ने एक ही झटका देकर मेरे देर से आने की आदत को छुड़ा दिया था। यार दोस्त मुझे रोकने की कोशिश में असफल रहते थे। मैं निशा को खुश और संतुष्ट रखने की अपनी जिम्मेदारी पापा को कतई नहीं सौंपना चाहता था। पापा की अजीबोगरीब हरकतों के चलते माँ और शिखा भी बदले। ऐसा हुआ भी
कि एक दिन पापा को पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ी। शिखा या माँ ने उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं था। उस दिन शाम को चाचा सपरिवार हमारे घर आए थे। पापा ने सबके सामने घर में झाड़ू लगाने का यों अकड़कर बखान किया मानो बहुत बड़ा तीर मारा हो। माँ और शिखा उस वक्त तो सबके साथ हंसी, पर बाद में पापा से खूब झगड़े भी। जो सच है उसे क्यों छुपाना? पापा बड़े भोले बन गए। तुम लोगों को मेरा कहना बुरा लगा? यह तुम दोनों की प्रॉब्लम है। मैं तो बहू का कैसे भी काम में हाथ बटाने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। माँ ने चिढ़कर यह बात कही तो पापा का ठहाका पूरे घर में गूंजा और हम सब भी मुस्कुराने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि पापा के कारण निशा की दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो गई थी। वह बहुत बुरी तरह से थकती नहीं थी। मेरी यह शिकायत भी दूर हो गई थी कि उसे घर में मेरे पास बैठने का वक्त नहीं मिलता था। धीरे धीरे माँ और शिखा निशा का घर के कामों में हाथ बटाने की आदी हो गईं। बहुत खुश व संतुष्ट नजर आ रहे पापा को एक दिन सुबह सुबह माँ ने उन्हीं के अंदाज में झटका दिया था। माँ सुबह सुबह रजाई से निकलकर बाहर जाने को तैयार होने लगी तो पापा ने चौंक कर उनसे पूछा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? दूध लाने, ताजी सब्जियां भी ले आऊंगी मंडी से। माँ ने नाटकीय उत्साह दिखाते हुए जवाब दिया। दूध लाने का काम तुम्हारे बेटे का है और सब्जियां लाने का काम तुम कुछ देर बाद करना। ये दोनों जिम्मेदारियां मैंने अब अपने कंधों पर ले ली हैं। बेकार की बात मत करो। इतनी ठंड में बाहर जाओगी तो सारे जोड़ अकड़ कर दर्द करने लगेंगे। गठिया के मरीज को ठंड से बचना चाहिए। दूध रवि ही लाएगा। पापा ने मुझे आवाज लगाई तो मैं फटाफट उनके कमरे में पहुंच गया। माँ ने पिछली रात ही मुझे अपना इरादा बता दिया था। पापा को घेरने का हम दोनों का कार्यक्रम पूरी तरह तैयार था। रवि, दूध तुम ही लाना। नहीं, दूध मैं ही लेने जाया करूंगी। माँ ने पापा की बात जिद्दी लहजे में फौरन काट दी। माँ की बात पर ध्यान मत दे और दूध लेने चला जा तू, पापा ने मुझे आदेश दिया। देखो जी, मेरे कारण आप रवि के साथ मत उलझो। मेरी सहायता करनी हो तो खुद करो। मेरे कारण रवि डांट खाए यह मुझे मंजूर नहीं। माँ तन कर पापा के सामने खड़ी हो गई। मैं क्या सहायता करूं तुम्हारी? पापा चौंक पड़े। मेरी गठिया की फिक्र है तो दूध और सब्जी खुद ले आइए। रवि को कुछ देर ज्यादा सोने को मिलना ही चाहिए, नहीं तो सारा दिन थका सा नजर आता है। हाँ, आपको नींद प्यारी है तो लेटे रहो और मुझे अपना काम करने दो। रवि, तू जाकर आराम कर। माँ ने गरम मोजे पहनने शुरू कर दिए। पापा अपने ही जाल में फंस गए। माँ मुझे लेकर वही दलील दे रही थी जो पापा निशा को लेकर देते थे। जैसे निशा ने अपने कारण किसी अन्य से न झगड़ने का वचन हम सबसे लिया था, कुछ वैसी ही बात माँ अब पापा से कर रही थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, पापा ने झटके से रजाई एक तरफ फेंकते हुए क्रोधित लहजे में कहा। मेरा आराम तुम्हारी आंखों को चुभता है तो मैं ही दूध लाने जाता हूँ। यह काम आपको ही करना चाहिए। इससे मोटापा, शुगर और बीपी ये तीनों ही कम रहेंगे। माँ ने मुझे देखकर आंख मारी और फिर से रजाई में घुसने को कपड़े बदलने लगी। पापा बड़बड़ाते हुए गुसलखाने में घुस गए और मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वैसे एक बात मेरी समझ में उसी समय आई। माँ ने जिस अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए आंख मारी थी, वैसा ही मैंने पापा को निशा के जन्मदिन पर करते देखा था। यानी कि बहू और ससुर के बीच वैसी ही मिली भगत चल रही थी जैसी माँ और मेरे बीच पापा को फंसाने के लिए चली थी। पापा के कारण निशा के ऊपर से गृह कार्यों का बोझ कम हो गया था और अब माँ के कारण पापा का सवेरे सैर को जाना शुरू होने वाला था। इस कारण उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं था। अपने मन की बात को किसी के सामने, निशा के भी नहीं, जाहिर न करने का फैसला मन ही मन करते हुए मैं भी रजाई में कुछ देर और नींद का आनंद लेने के लिए खुशी खुशी घुस गया था।